कि ये जो इंटीरियर वाटर मॉलिक्यूल्स हैं दे आर मोर स्टेबल बिकॉज दे आर इक्वली अट्रैक्टेड बाय द नेबरिंग मॉलिक्यूल्स, लेकिन ये वाले जो हैं ये सिर्फ जो डाउनवर्ड मॉलिक्यूल्स हैं उनके साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं and somehow they tend to develop a certain kind of surface area. इनकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो relatively अंदर वाले मॉलिक्यूल से वो ज्यादा है. Molecules at the liquid surface have a higher potential energy than those in the interior. As a result, a liquid tends to minimize its surface area. ये इंटरेक्शन बना के आपस में सरफेस एरिया कम हो जाता है और ये वाले मॉलिक्यूल अब अवेलेबल नहीं है. If you want to make all these available, you have to disrupt this surface, and again that amount of energy which will be required to disrupt this surface, that will be known as surface tension. Okay, so surface tension at a molecule that has at the surface, वही बात है पुरानी जो भी रिपीट हमने की है, at the surface has relatively fewer neighbors with which to interact, and it is therefore inherently less stable. It has higher potential energy than those in the interior. In order to increase the surface of the liquid, molecules from the interior have to be moved to the surface, and because molecules at the surface, ये वही पुरानी बात. अच्छा, अब यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन आप लोगों से कि लेट्स से आपके पास दो वाटर मॉलिक्यूल दो हैं आपके डिफरेंट लिक्विड्स हैं, ठीक है जी, दो डिफरेंट लिक्विड्स हैं, एक वाटर है और एक बेंजीन है. डू यू थिंक कि उनकी जो सरफेस टेंशन है वो सेम हो? व्हाट इज योर आइडिया? सरफेस टेंशन फिर अलग अलग नहीं होगी, डेंसिटी की वजह डिफरेंट होगी सर. यस, डिफरेंट होगी, बट व्हाई? क्या वजह हो सकती है, क्यों डिफरेंट होगी? सर इनकी विस्कोसिटी की वजह से या डेंसिटी वगैरह इसकी वजह से? स्ट्रक्चर की वजह से सर. नो, कोई और ऑप्शन दें. बेसिकली मॉलिक्यूल्स की वजह से. ओके, इसके अलावा कोई और ऑप्शन? बुनियादी तौर पर जो सबसे की फैक्टर होगा which will determine different surface tension of different liquid molecules, that will be intermolecular forces. अगर intermolecular forces ज्यादा हैं तो surface tension भी ज्यादा. अगर intermolecular forces weak हैं तो surface tension कम. वाटर के केस में 78 है, जबकि अगर आप कोई दूसरा मॉलिक्यूल जस्ट लाइक जैसे बेंजीन लेते हैं वो 28 पे खड़ी है. वजह क्या है? वजह ये है कि इनके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक हैं, तो देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि ये जितना कोई भी लिक्विड वोलेटाइल होगा जल्दी उड़ जाता है उतना उसकी सरफेस टेंशन जो है वो वीक होगी. इथेनॉल जो है, अब इथेनॉल ये जो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्योंकि वीक है, वोलेटाइल होगा, वो थोड़ी देर तक क्या आप उसको ओपन रखेंगे, सरफेस टेंशन क्या वो तो सारे का सारा ही उड़ जाए. तो which develops a surface tension, that is the extent of intermolecular force. So surface tension decreases as intermolecular force decreases. या फिर vice versa कि surface tension will increase if intermolecular forces will increase. You cannot float a paperclip on benzene because the dispersion forces among the molecules composing benzene are significantly weaker than the hydrogen bonds among water molecules. जो surface tension अगर बेंजीन पर देखें तो वो 28 है, जबकि वाटर की 78 पे खड़ी है, जहाँ पे हमने कहीं देखा भी 72.8 पे. So ये एक बार तो इसके हवाले से जो आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो ये कि जी हाउ विल यू डिफरेंशिएट बिटवीन या अगर यही itself यही क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि there are two liquids, number one this and number one this. Do you think surface extension or surface tension of these liquids will be same? So you should as long as extent of intermolecular forces of different liquids are same,
or within these molecules are same, then surface tension may be same. Otherwise, tension will be different. And यहाँ तक कोई चीज पूछें तो पूछें, then we will start viscosity. Okay. अच्छा, विस्कोसिटी एस यार, अगर आवाज ड्रॉप हो रही है तो आप ना बार उसको करें, दोबारा रीजॉइन कर लें. लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, ये मैं आपसे शेयर करूंगा. विस्कोसिटी जो है ये एज सच आपके उसमें इंक्लूडेड नहीं थी, कोर्स आउटलाइन में इंक्लूडेड नहीं है, बट दिस इज इंपॉर्टेंट एंड यू शुड नो बिकॉज यू विल बी डीलिंग विद अ नंबर ऑफ लिक्विड फ्यूल्स इन फ्यूचर. And all liquid fuels are characterized with the specific characteristics of viscosity. That is why we would like to go through viscosity as well. Viscosity is basically a resistance to a liquid to flow. आप बड़ा ही basic सा concept है. जितना flow different मुश्किल होगा उतना वही consider कि वो जो liquid है वो viscous है. ऑयल की विस्कोसिटी जो फ्लूइड जो मोटर ऑयल है उसकी विस्कोसिटी गैसोलीन से डिफरेंट होती है. गैसोलीन इज पेट्रोल, आपने देखा होगा पेट्रोल बड़ा लाइट होता है, जबकि जो लुब्रिकेटिंग ऑयल्स हैं दे आर ऑल विस्कस एंड थिक एज कंपेयर टू गैसोलीन. मेपल सिरप इज मोर विस्कस देन वाटर. व्हाट इज मेपल सिरप? डू यू नो एनीवन? व्हाट इज मेपल सिरप? नो सर. ना, आप लोग पैनकेक्स खाते हैं? पैनकेक्स खाए? नो आइडिया सर. ओके, चलें. सर खाए लेकिन उसमें पता नहीं सिरप क्या. सर आप एसेंस की बात नहीं कर रहे? किसकी? एसेंस जो होते हैं सर, वो लिक्विड टाइप थोड़ा सा जो होता है सर जो वेनिला एसेंस सर वेनिला टाइप. नो नो नो, टाइप ऑफ हनी. मैं आपको अर्ज करता हूँ सर, अर्ज करता हूँ. पैनकेक सर जो हनी टाइप होता है. हाँ बिल्कुल, हनी की तरह ही होता है एग्जैक्टली. आप लोग कभी मैकडोनल्ड्स का अगर नाश्ता करें ना जी, तो वो आपको पैनकेक्स देंगे और साथ मेपल सिरप देंगे. जो पैनकेक्स हैं, पैनकेक्स आर इनकम्प्लीट विदाउट मेपल सिरप. ये हाई फ्रुक्टोज सिरप होता है और बड़ा डेंस होता है. तो ये कभी खाएं, दे आर क्वाइट यमी. आई लव यू नो pancakes as breakfast, especially on weekends too. So whenever you will encounter maple syrup, you will automatically know that that is quite thick and viscous when it is compared to water. There is a specific chemistry between these compounds, और जो इसको जो है या in these liquids जो इनको viscous बनाते हैं. We will see more things again. विस्कोसिटी को जनरली हम ये करते हैं पॉइज में, और इसका जो ये CGS जो यूनिट है दैट इज पॉइज, और SI यूनिट जो है वो दैट इज पास्कल सेकेंड्स. और जो इसी तरह जो स्टैंडर्ड या रेफरेंस विस्कोसिटी है ऑफ वाटर एट रूम टेम्परेचर दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 1 centi-poise. अच्छा, अब viscosity again is one of those characteristics and one of those features of liquids which are strongly linked to intermolecular force. जितनी intermolecular forces जो है वो strong होंगी, उतना जो आपका ये जो भी liquid है that will be thick and viscous. Viscosity is greater in substances with stronger molecular forces because if molecules are more strongly attracted to each other, they do not flow around each other as freely. वही इतना अब हनी है, हनी में intermolecular forces ज़्यादा हैं, उसको flow करवाना मुश्किल है. Likewise मेपल सिरप है, पानी के लिए आसान है उसका flow जो है. फिर molecular shapes के ऊपर भी जो है वो viscosity डिपेंड कर रही होती है. जितना molecule longer होता जाएगा उतना उसका जो डिस्पर्शन इम्पैक्ट है, डिस्पर्शन फोर्सेस आपने पढ़ी थी बतौर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, वो भी उसका उतना ही ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट होगा और वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स कॉज करेगा, जिसके नतीजे में विस्कस होने के चांसेस ज़्यादा हैं. सबसे बड़ी एग्जांपल जो है वो आपके ये मोबल ऑयल्स की और गैसोलीन की है. अगर आपने गैसोलीन देखा हो,
बहुत ही थिन होता है, लाइट होता है, जबकि मोबल ऑयल्स, ऑल लुब्रिकेटिंग ऑयल्स आर मोर विस्कस, वो बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो लेंथी मॉलिक्यूल्स होते हैं। फिर टेम्परेचर ऑल्सो अफेक्ट्स विस्कोसिटी। जितना जितना आप टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे उतना जो है वो विस्कोसिटी कम होती जाएगी, और उसकी बुनियादी वजह ये है कि टेम्परेचर डायरेक्टली अफेक्ट्स द इंटेंसिटी ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। वो इंटरैक्शंस को तोड़ता है, ब्रेक डाउन करता है, जिसकी वजह से उनकी मॉलिक्यूल्स का फ्लो जो है वो इजी हो जाता है। अब यहाँ पे जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अच्छा एक ये बल्कि कुछ डाटा भी यहाँ पे अवेलेबल है, दिस इज क्वाइट एन इलस्ट्रेशन ऑफ मे बी 2 और मोर थिंग, कि जैसे जैसे आप ये देखें मोलर मास बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे इसका जो केमिकल फार्मूला है वो बढ़ता जा रहा है, मॉलिक्यूल्स लेंथी होते जा रहे हैं, और साथ ही उनकी विस्कोसिटी बढ़ती जा रही है। तो जो मोस्ट प्रोबेबल और पॉसिबल रीजन है वो यही है कि लेंथी मॉलिक्यूल विल इम्पैक्ट ग्रेटर डिस्पर्शन फोर्स। जो लाइकवाइज जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं, विस्कोसिटी जो है वो डिक्रीज होती है, और डिक्रीज होने की वजह ये है कि जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं दे आर डिसरप्टेड, और वो जैसे जैसे डिसरप्ट होंगे वैसे वैसे फ्लो जो है वो आसान होता जाएगा। यहाँ तक क्वेश्चन पूछना है तो पूछें। सर हम जी बेटे, हाँ जी सर टेम्परेचर का एक और बार एक्सप्लेन करेगा, क्या जी? टेम्परेचर के बारे में। हाँ, उसमें आपने जो एक्सप्लेन किया वो एक बार और कर दें। टेम्परेचर बेसिकली ये करता है कि टेम्परेचर बुनियादी तौर पर काइनेटिक एनर्जी जो है ना उसको अफेक्ट करता है जाके मॉलिक्यूल्स की। जो काइनेटिक एनर्जी को मोबिलाइज करने का मतलब ये है कि वो उनकी वाइब्रेटिंग फोर्स जो मूवमेंट है उसको अफेक्ट करेगा, और मॉलिक्यूल्स विल ट्राई टू स्टे अवे फ्रॉम ईच अदर। एज लॉन्ग एज दे विल स्टे फ्रॉम ईच अदर, वो एक दूसरे से दूर निकलेंगे, तो वैसे वैसे ही जो विस्कोसिटी है वो कम होती जाएगी, फ्लो कम होता जाएगा। इसी ये जो एक एग्जांपल जो डायरेक्टली इससे लिंक नहीं करेगी, लेकिन इसकी बड़ी एक कॉमन सी अंडरस्टैंडिंग आप आइस को और वाटर को देख लें। आइस को फ्लो करवाना मुश्किल है, टेम्परेचर कम पे आइस रहेगी क्योंकि आपस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत स्ट्रांग है, वो स्टेबल हुए पड़े। द मोमेंट यू विल स्टार्ट इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द आइस, क्या होगा, उनकी जो मूवमेंट है वो बढ़नी शुरू हो जाएंगी, एक दूसरे से दूर होना शुरू हो जाएंगे, एंड इवेंचुअली वो वाटर जो है वो फ्लो करना शुरू कर पाएगी। तो इस तरह अफेक्ट करता है जो टेम्परेचर है विस्कोसिटी को। ओके सर। हाँ, इसके अलावा जी सर मैंने आपसे ये पूछा था कि क्या हम विस्कोसिटी को इस तरह बयान कर सकते हैं कि द फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन द लेयर ऑफ एनी लिक्विड। बिल्कुल, इन फिजिकल टर्म्स आप कर सकते हैं, बट व्हेन यू नो वी गो टू द मॉलिक्यूलर लेवल एट द स्टेज ऑफ केमिस्ट्री, then it will all be related to intermolecular forces. ठीक है? यस सर, थैंक यू। अच्छा जी, इसके बाद अब आगे आ जाएं। अब यहाँ पर एक छोटी सी प्रेजेंटेशन है, सॉरी एक असाइनमेंट है आप लोगों के लिए जो आपने करनी है। मैं पहले आपको असाइनमेंट समझाता हूँ और वो आपने करनी है, और वो कैसे करनी है आई विल लेट यू नो। सबसे पहली चीज तो ये, दिस इज असाइनमेंट 1 graded, and this assignment will carry 2 marks and this will be related to ClO2। यानी कि अगर आप लोगों को याद हो कि ClO2 जो असाइनमेंट्स आपका था उसमें ClO2 के आई गेस हमने मार्क्स रखे हुए हैं प्रोबेबली 10 और 15, तो उस 10 में से 2 मार्क्स ये असाइनमेंट आपकी ये वाली आ गई। अच्छा, अब ये है क्या, ये असाइनमेंट क्या है? ये बड़ी थोड़ी सी, चूंकि ClO2 आपका एप्लीकेशन से रिलेटेड है, दैट इज वाई ये आपका एप्लीकेशन से ही हम इसको रिलेट कर रहे हैं। आप लोगों के पास यकीनन गाड़ियां भी हैं, मोटरसाइकिल्स भी हैं, सब चीज़ें आप यूज़ करते हैं। आपकी जो व्हीकल्स हैं और जो मोटर कार्स हैं, मोटरसाइकिल्स हैं, इनमें आप मोबिल ऑयल डालते हैं इंजन में। जो है 2 तरह का ऑयल डलता है गाड़ी में, एक पेट्रोल है जिससे गाड़ी चलती है, दूसरा इंजन की मेंटेनेंस के लिए। अच्छा, आप जब भी कभी अगर खुद ऑयल चेंज करवाने जाते हैं, अच्छा ये मेंटेनेंस आप हर 2000, 3000, 4000 किलोमीटर जब गाड़ी चल जाती है तो आप करवाते हैं।
अच्छा, आपने देखा होगा जब भी आप जाते हैं खुद ऑयल चेंज करवाने, तो जो ऑयल वाला जो वेंडर है वो आपसे पूछेगा जी कौन सा ऑयल डालना है, आप उसे बता वो आप उससे पूछेंगे जी आपके पास कौन कौन सा है, वो आपको बताएगा जी मेरे पास 10-40 है, 10-30 है, 20-50 है, ये वाले। ये नहीं बताएगा आपको, ब्रांड्स भी बताएगा, जिक का बता देगा, उसका शेल का बता देगा, या किसी और का बता देगा, बट उन डब्बों के ऊपर एक खास किस्म का नंबर लिखा होता है, 1040, 2050, 1030, इस तरह के मुख्तलिफ। अच्छा, ये जो नंबर है, दैट नंबर इज बेसिकली ए पर्टिकुलर रेटिंग, जिसको हम कहते हैं SAE रेटिंग। ये आपने खुद गूगल करना है कि व्हाट इज दिस SAE रेटिंग। अच्छा, अब सबसे पहला टास्क आपका ये है कि व्हाट does it mean or what is meant by SAE rating? ये क्या चीज है मोटर ऑयल्स की जो है। अच्छा, दूसरी चीज आपने ये बतानी है कि अब उस रेटिंग में आप जब देखेंगे ना, आगे इसको गूगल करेंगे, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, यू विल एनकाउंटर ए नंबर ऑफ ऑप्शंस। आपको मुख्तलिफ किस्म की ऑप्शन नजर आएंगी कि जैसे ये भी है, उसके अंदर एक ये भी है। Then you have to pick one of those. Which one? 10W40. आपने ये पकड़ना है और आपने ये बताना है कि जी इस 10 का क्या मतलब है और इस 40 का क्या मतलब। तो एक बार मैं इसको पढ़ता हूँ। What do you understand by SAE rating of motor oils? An Indian oil has SAE rating of 10W40. What does it reflect? कि इससे मुराद क्या है? ये काम आपने करना है, और ये समझ आ गई आपको इसकी? यस सर। सर पहले SA को एक्सप्लेन करना है, देन 10W and 40 को एक्सप्लेन करना है। हाँ जी, आपने ये काम करना है, ठीक है। और फुल फॉर्म क्या है SAE की? हाँ जी, SAE की फुल फॉर्म क्या है? ये आपने बतानी है सर, ये आपके असाइनमेंट का पार्ट है, ठीक है। ठीक है, मैं तो बता। अच्छा, इसका प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन लेने के लिए आप लोगों को खुद मार्केट में जाना चाहिए। सेकंड पार्ट जो है दैट इज रिलेटेड टू कि जी अगर मसलन आप जब देखेंगे ना, ऑयल की बड़ी टाइप्स निकलेंगी, 20-50 आएगा, 10-20 आएगा, 10-30 आएगा, तो उनमें से आपने सिर्फ 10-40 पिक करना है और आपने ये कहना है कि इस 10-40 में 10 का क्या मतलब है, इससे क्या हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, और 40 का, यानी कि मैं भाई क्यों डलवाऊं 10-40, क्या वजह मुझे 10-40, मुझे 10-20 क्यों नहीं डलवाना चाहिए, 5-10 क्यों नहीं डलवाना चाहिए। तो दैट इज व्हाई यू शुड नो कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 1040। अच्छा, दूसरी जो चीज, हाँ जी सर, ये तो ग्रेड है, मतलब पुराने इंजन जो होते हैं उनमें डलता है, जो मतलब 10-40 है। सर ये तो हमारी दुकान में है ना, ये तो हमारे मैकेनिक्स हमें बताते हैं, लेकिन इंजन में क्यों डलता है वो और आपने क्यों डालना है, यही केमिस्ट्री तो आपने बतानी है। सर वो थिकनेस ये डिफाइन करता है ग्रेड। सर ये आप मुझे थिकनेस तो बड़ी मोटी सी बात कर रहे हैं ना आप। 10 का क्या मतलब है, 40 का क्या मतलब है, यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक, ठीक है। तो ये आप और उसके लिए हाँ, ये आप बल्कि मार्केट में जाएं एंड जस्ट ट्राई टू नो कि क्या आपको वहां से तो आपका जी पता लगेगा कि कौन कौन से अवेलेबल है, बट यू हैव टू फिगर इट आउट योरसेल्फ एंड यू हैव टू फाइंड द लिटरेचर व्हाट इज मेंट बाय। ठीक हो गया जी? सर वर्ड पे बनानी है या पेपर पे? हाँ जी, वर्ड पे बनानी है असाइनमेंट या पेपर पे? वर्ड पे मेरा ख्याल अब आप लोग ना वर्ड पे आ जाएंगे। ओके सर। ओके जी, इसके बाद जो आपका नेक्स्ट जो लास्ट है हमारा वो है कैपिलरी एक्शन। ये दिस इज आल्सो वन ऑफ द बेसिक केमिस्ट्री कॉन्सेप्ट्स व्हिच यू हैव बीन गोइंग थ्रू लेटली इन योर इंटरमीडिएट क्लासेस एंड matriculation as well. Capillary action बुनियादी ये एक आध माइक की बच्चे का होना, तो इसको वो ना माइक ऑफ कर। अच्छा, दूसरी जो कैपिलरी एक्शन ये क्या है, ये बुनियादी तौर पे किसी भी लिक्विड फ्लो की जो एबिलिटी है टू फ्लो अगेंस्ट द ग्रेविटी, जो किसी भी नैरो ट्यूब में, ये
बड़ा पुराना एक कॉन्सेप्ट है, आप लोग पढ़ते भी आए हैं, कैपिलरी एक्शन हम लोग देखते रहे हैं। हमारे यहाँ तो ये प्रैक्टिस नहीं है प्रॉबेबली इस तरह की। हमारे यहाँ तो जब आप सैंपल लेने जब देते हैं ना, ब्लड सैंपल लेने जाते हैं, तो उसमें तो वो इंजेक्शन के थ्रू लेते हैं, बट नॉर्मली जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स हैं उसमें जो मेडिकल प्रैक्टिशनर है वो कैपिलरीज से ब्लड लेता है। वो थोड़ा सा आपको स्पॉट लगाएगा और थोड़ा सा सैंपल ले लेगा। हमारे यहाँ तो भारी लेते हैं सिरिंज जो है उससे ब्लड से। So capillary action is basically the flow of liquid, a certain liquid, against the gravity or into a narrow tube. दो इसमें mechanisms involved हैं और दो तरह की forces involved हैं. One of those is the cohesive forces and the other is adhesive forces. ये आपने पढ़ी नहीं है पहले, बस हम एक रेपिटेशन ही है। cohesive forces जो हैं ये बुनियादी तौर पर ये बताती हैं, ये वो अट्रैक्शन है which are between the molecules of a certain liquid, और adhesive forces जो हैं these are the forces of attraction between the liquid and the surface in which the liquid is contained, जिसमें आपने liquid को रखा हुआ। So जो अब इसमें इन दोनों forces का एक अपना अपना रोल है towards capillary action। जो adhesive forces हैं ये basically spread out करती हैं liquid को, और ये actually they are responsible for the rise of the liquid in a capillary tube। जो cohesive forces हैं ये दोनों ये forces maintain करती हैं कि जो liquid है वो इकट्ठा रहे, that should be together। ये एक बड़ी बेसिक और बड़ी पुरानी illustration है। इसमें ये मुख्तलिफ किस्म की कैपिलरीज बनी हुई हैं और उसमें एक लिक्विड जो है वो फ्लो कर रहा है। इसमें एक चीज़ आप देख रहे होंगे कि जितनी जितनी थिन होती जा रही है कैपिलरी ट्यूब उतना उतना राइज बढ़ता जा रहा है, जबकि वो जो है जितनी कैपिलरी जो है वो उसकी विड्थ बढ़ती जा रही है उतना राइज जो है वो कम होता जा रहा है। इसकी क्या वजह हो सकती है भला? क्या बात? What is possibly the reason? Sir, surface of जो हमारी ट्यूब है कि जैसे जैसे ट्यूब हमारी छोटी हो रही है ड्यू टू सरफेस वो राइज हो रही है। ओके अच्छा, अपना एहसन मैंने ना अब नेक्स्ट टाइम मैंने बाहर से नहीं करनी कोई भी एक्सेप्टेंस जो है ना। आप लोगों को ईमेल्स चली गई हैं तो यू जस्ट हैव टू चेक योर ईमेल फॉर द लिंक एंड यू हैव टू connect through the Google Meet through those links and through emails। ठीक है। अच्छा, इसमें बुनियादी तौर पर जो रीज़न है ना, एक चीज़ याद रखें, हम बात कर रहे हैं दो तरह की फोर्सेस की, एडहेसिव फोर्सेस और कोहेसिव फोर्सेस। फिर हमने ये कहा कि जो राइज करना है कैपिलरी के अंदर किसी भी लिक्विड का, दैट इज बिकॉज ऑफ एडहेसिव फोर्सेस। अच्छा, मोटी जितनी आप उसको विड्थ बढ़ाते जाएंगे ना उसका नुकसान ये होगा, नुकसान तो खैर नहीं, बहरहाल उससे होगा ये कि लिक्विड का जो सरफेस एरिया दैट विल नॉट बी अवेलेबल। अब इसमें जो इस बड़ी अगर आप कैपिलरी को देखें तो सेंटर वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं दे आर नॉट डायरेक्टली लिंक्ड टू द वॉल ऑफ द कैपिलरी ट्यूब, दैट इज व्हाई वो उतना राइज नहीं करता। जितना सरफेस एरिया ज्यादा अवेलेबल होगा, अगेन वही सरफेस एरिया वाला, जितनी मॉलिक्यूल्स ज्यादा से ज्यादा उनका इंटरेक्शन का पॉसिबल होगा टुवर्ड्स द वॉल ऑफ द ट्यूब, उतने चांसेस उसके राइज करने के ज्यादा है। एंड दैट इज व्हाई जितनी कैपिलरी ट्यूब जो है वो बारीक होती है, थिन होती है, उतना जो है वो लिक्विड इजीली ऊपर राइज अप कर जाता है। सो द अट्रैक्शन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल टू द ग्लास सरफेस ड्रॉज द लिक्विड अराउंड द एज ऑफ द ट्यूब ऑफ द वॉल्स and the water in the rest of the column is pulled along by the attraction of water molecules to one another। एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को खींचता जाएगा और साथ साथ ऊपर भी चलते जाएंगे और साथ साथ उसके वॉल के साथ भी जो है वो अट्रैक्ट करते जाएंगे। And as can be seen in this figure, the narrower the tube, the higher the liquid will rise। यहाँ से एक और कॉन्सेप्ट भी जो है वो जनरेट होता है जो आपने पढ़ा होगा। लिक्विड्स दो तरह के होते हैं, एक वेटिंग होते हैं और एक नॉन वेटिंग होते हैं। वेटिंग वो होते हैं जो आपके हाथ को वेट कर देते हैं, फॉर एग्जांपल वाटर। और नॉन वेटिंग लिक्विड की कोई एग्जांपल बता सकता है मुझे कोई? शाबाश सर। मर्क्यूरी, सैनिटाइजर, अल्कोहल।
अल्कोहल भी वेट तो करता है उस वक्त तक जब तक, जो मर्करी है दैट इज द बेस्ट सूटेड एग्जांपल, कि मर्करी के अंदर कोहेसिव फोर्सेस बहुत ज्यादा होती हैं, दे ओवरकम द एडहेसिव फोर्सेस, और दैट इज व्हाई वो हमेशा एक कंपोजिट फॉर्म में रहता है और इकट्ठा रहता है। वाटर जो है, वाटर की आपस में भी है, लेकिन वाटर वेटिंग भी सरफेस की जो है वो करता है। अच्छा, अब यहां से फिर एक कॉन्सेप्ट ये जनरेट होता है कि यस, there may be an imbalance between the extent of cohesive forces and adhesive forces। इस बात का मतलब ये है कि जो cohesive forces हैं और जो adhesive forces हैं ये कम या ज्यादा हो सकती हैं। अगर cohesive forces ज्यादा होंगी, मॉलिक्यूल्स का इंटरेक्शन आपस में ज्यादा है और सर्फेसेस के साथ कम है, तो मरकरी जैसी सूरत हाल पैदा होगी। और अगर एडहेसिव फोर्सेस ज्यादा हैं और कोहेसिव फोर्सेस कम हैं रिलेटिवली, तो फिर पानी जैसी सूरत हाल जो है वो पैदा हो जाती है। और उस दौरान फिर एक और चीज जो देखने में मिलती है, और बल्कि जिसको हम एक्सप्लेन उससे करते हैं, मेनिस्कस। आप लोग केमिस्ट्री के रिएक्शंस करते होंगे ब्यूरेट्स में, तो आपने ये भी देखा होगा कि वहां पर लिक्विड्स का मेनिस्कस बनता है। और अगर आपको याद हो, कलरलेस लिक्विड में किसी और तरह का मेनिस्कस आप मॉनिटर करते हैं और कलर्ड लिक्विड में आप किसी और तरह का मेनिस्कस मॉनिटर करते हैं। रिमेंबर? यस, याद होगा आपको कि उसमें लोअर मेनिस्कस आप देखते हैं कलरलेस का, और कलर्ड का आप जो है वो अपर मेनिस्कस देखते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह होता ये है कि इन जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, कोहेसिव फोर्सेस और एडहेसिव फोर्सेस हैं, इनकी वजह से भी मेनिस्कस चेंज होते हैं। और वो जो मेनिस्कस हैं, व्हेन इट कम्स टू, ये एक और इलस्ट्रेशन है जिसमें दो टेस्ट ट्यूब्स हैं, इसमें एक में वाटर है और एक में supposedly mercury है। Now if you look at these tubes, what you will be able to find out कि the meniscus of water is concave, which means it is rounded inward because the adhesive forces are greater than the cohesive forces, and you can say कि water surfaces के साथ interact करना ज़्यादा पसंद करता है compared to the water molecule itself, and this does not mean कि पानी से वो मिलेगा ही नहीं, comparatively उसका interaction towards the surfaces जो है वो ज़्यादा है। And in the case of mercury, जो concave जो meniscus है, that is convex, which means that is rounded outward, and that suggests कि जो mercury के जो atoms हैं वो आपस में interact करना ज़्यादा पसंद करते हैं compared to the different surfaces of the containers in which the mercury is contained। और उस सूरत में वो एक ऊपर बल्ज जो है वो बन जाता है, जबकि वाटर के केस में जो है वो इनवर्ड जो है वो ये कर्व मौजूद है। जी गिव मी अ मोमेंट जी। हाँ जी, वो लैब आएगी नीचे, जहाँ से आप उतरे हैं ना वहां से लेफ्ट हो जाए, एंड पे लैब है वहां से। अच्छा, तो ये बुनियादी तौर पर ये इसका मतलब ये हुआ कि जो कोहेसिव एंड एडहेसिव फोर्सेस हैं, दे आल्सो they affect the shape of the meniscus as well। अच्छा, बिल्कुल इसी से रिलेटेड एक और दूसरी भी असाइनमेंट है आपके पास, जो विच इज असाइनमेंट 2। दिस इज ग्रेडेड असाइनमेंट एंड इट इज ऑफ 2 मार्क्स। और ये जो असाइनमेंट है इसका बुनियादी तौर पर जवाब अभी हमने पहले ही मैनेज कर लिया, बट यू हैव टू जस्ट स्टेट इनटू 2 पैराग्राफ्स। ये दोनों असाइनमेंट्स 1 पेज की हैं, एक CLO1 की है, एक CLO2 की है, और दोनों के 2 मार्क्स हैं, और दे आर क्वाइट सिंपल। ये जो असाइनमेंट है ये इसमें 2 सिनारियोज हैं, और उन 2 सिनारियोज के बारे में आपने अपने अल्फाज में चीजें जो हैं वो बतानी है। क्या है कि नंबर 1, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट इफ एडहेसिव फोर्सेस आर ग्रेटर देन कोहेसिव फोर्सेस, सिनारियो 1, and likewise what would you expect if adhesive forces are less than cohesive forces, this is scenario 2।
तो आपने ये डिस्क्राइब करना है कि जी किसके केस में, अब ये आपने अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक, हाँ जी, व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट इन दीज सिनारियोज, वो आपने सिर्फ 2 पैराग्राफ्स में ये डिस्क्राइब करना है। 1 पैराग्राफ फॉर सिनेरियो 1 एंड 2nd पैराग्राफ फॉर सिनेरियो 2। दोनों असाइनमेंट्स हैं और दोनों जो हैं वो आपकी ग्रेडेड हैं, 2 मार्क्स ही हैं, एंड 1 इज CLO1 एंड द अदर इज CLO2। यहाँ तक कोई चीज़ पूछनी है पूछें, असाइनमेंट्स के रिलेटेड कोई चीज़ पूछनी है तो पूछें, एंड दिस विल बी ऑल फॉर टुडे। जी जी बेटा। सर हाँ जी। असाइनमेंट कब सबमिट करानी है आपको? हाँ, असाइनमेंट आप लोग बाय संडे सबमिट करवाएंगे, ठीक है? सर मटेरियल कब तक अवेलेबल होगा हमारे पास लेक्चर का? आज शाम इंशाल्लाह, ठीक है जी। सर और ये हम ये दोनों असाइनमेंट एक ही फाइल में जमा होगी कि फाइल कर एक ही फाइल में कर, लेकिन लेवल